सास और काव्या के तानों से परेशान नंदिनी सुबह सुबह गांव की नदी के किनारे बैठी होती है। अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। इसी फर्क की वजह से माँ जी की नजरों में मेरे लिए सिर्फ कड़वाहट है, जबकि कमला दीदी के लिए वही दिल भर भर कर प्यार लुटाती हैं। और मैं शायद मुझे चुप रहकर यह सब सहना होगा। ऐसा सोचते सोचते नंदिनी वापस घर चली जाती है और सुबह का नाश्ता बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या रसोई घर की ओर दूध का पतीला लेकर जा रही होती है। अचानक उसके हाथ से पतीला फिसल जाता है और सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। एक पल के लिए काव्या घबरा जाती है। उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। अरे, यह क्या हो गया? अगर माँ जी को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? क्यों ना यह इल्जाम नंदिनी पर ही डाल दूं? वैसे भी माँ जी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, यही बिल्कुल सही रहेगा। वे मेरी बात पर आसानी से यकीन कर लेंगी। काव्या आंगन में आती है। वहां नंदिनी पोंछा लगा रही होती है। अरे नंदिनी, मेरा सिर तो जैसे चकरा रहा है। लगता है दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। जरा रसोई में जाकर अदरक वाली कड़क चाय बना ला। शायद उसी से मुझे कुछ सुकून मिल जाए। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ, आप आराम कीजिए। यह कहते हुए काव्या की साजिश से बिल्कुल अनजान नंदिनी रसोई घर की ओर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसकी नजर जमीन पर फैले दूध पर पड़ती है और वह घबरा जाती है। अरे, ये कैसे हो गया? किसने इतना सारा दूध गिरा दिया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर माँ जी को पता चल गया तो वे बहुत गुस्सा होंगी। हे भगवान, अब मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी? इधर मौका देखते ही काव्या चालाकी से कमला देवी को जोर जोर से आवाज देने लगती है। माँ जी, जरा जल्दी इधर तो आइए। देखिए, नंदिनी ने फिर क्या गुल खिला दिया है। कमला देवी घबराई हुई भागती भागती आती हैं। अरे बड़ी बहू, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या कोई भूकंप आ गया है? काव्या बिना कुछ कहे कमला देवी का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई घर की ओर खींच ले जाती है। अरे नंदिनी, ये तूने क्या कर दिया? सारा दूध जमीन पर गिरा दिया। तुझसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तेरा ध्यान आखिर रहता कहाँ है? और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तेरे गरीब माँ बाप, जिनके पास खुद 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। कितना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। सारा दूध जमीन पर बहा दिया। तेरे गरीब माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। यह दूध मैंने नहीं गिराया, ये तो पहले से ही जमीन पर बिखरा हुआ था। मैं तो बस काव्या दीदी के लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना झोरी। अरे माँ जी, ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही बर्तन से टकराई थी और अब मासूम बनने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, वरना ये सिर पर चढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था माँ जी, इन छोटे और गरीब लोगों से दूरी बनाकर रखने के लिए। ये लोग मौका मिलते ही घर का माहौल खराब कर देते हैं। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। अब तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। आज घर का सारा काम तू अकेली करेगी। और हाँ, आज उसी तरह मेहनत करना जैसी तू अपने गरीब मायके में रोज किया करती थी। नंदिनी बिना कुछ कहे सिर झुकाए चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। उसे अच्छी तरह पता था कि वह कितना भी सच बोले, कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और दिल किसी भारी बोझ से दबा हुआ लग रहा था। वह सोचती है, उसे इतनी जिल्लत सहनी पड़ी, इतनी कड़वी बातें सुननी पड़ी, उस गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं थी। सबसे ज्यादा दर्द उसे उन तानों से हुआ जो उसकी गरीबी पर मारे गए थे। बार बार गरीब मायके का नाम लेकर उसे यह एहसास दिलाया गया कि वह इस घर में कभी अपनी नहीं हो सकती।
अगले दिन सुबह सुबह नंदिनी का पति मोहन कुछ दिनों की छुट्टियों पर गांव आता है। अपने बेटे को सामने देखकर कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे बेटा, कितने दिनों बाद घर आए हो। तुम्हें सामने देखकर दिल खुश हो गया। बताओ जरा, शहर में तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? हाँ हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और नौकरी भी अच्छी चल रही है। लेकिन आप घर का हाल बताइए, सब ठीक तो है ना? और नंदिनी कहाँ है? मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, वह कहीं जाने वाली नहीं है। उसके मायके वाले तो कभी उसे पूछने तक नहीं आते। यहीं कहीं घर के काम में लगी होगी। तुम पहले बैठो, आराम करो। इतना कहकर कमला देवी ऊंची आवाज में पुकारती हैं। अरे नंदिनी, बाहरी हो गई हो क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। जरा जल्दी करो और फौरन चाय नाश्ता लेकर आओ। नंदिनी जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आती है और थकी हुई नजरों से सोफे पर बैठ जाती है। अरे नंदिनी, वहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ, दोपहर के खाने की तैयारी करो। मोहन इतने दिनों बाद घर आया है। जाओ, कुछ अच्छा बनाओ। नंदिनी, रुक जाओ। खाना बाद में भी बन सकता है। मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं है। और माँ, आप हर बार नंदिनी से इतनी सख्ती से क्यों पेश आती हैं? क्या उसने कोई गलती की है? मोहन की बातें कमला देवी को जरा भी पसंद नहीं आती। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगती है। तभी मोहन अचानक एक तोहफा निकालता है और सबके सामने नंदिनी की ओर बढ़ाकर उसे थमा देता है। पल भर में माहौल और भी भारी हो जाता है। वाह मोहन बेटा, वाह। अपनी माँ के लिए तो कुछ लाए नहीं, और इस गरीब के लिए इतनी महंगी साड़ी। इसने तो ऐसी साड़ी सपने में भी कभी नहीं देखी होगी। अब बस कीजिए माँ। हर बार ऐसे कड़वे शब्द क्यों बोलती हैं आप? मैं तो हर बार आपके लिए साड़ी और ढेर सारे उपहार लेकर आता हूँ। नंदिनी के लिए तो मैं आज पहली बार कुछ लाया हूँ। आखिर बात क्या है माँ? सब एकदम चुप हो जाते हैं। शाम होते होते घर के सारे काम निपटाने के बाद जब नंदिनी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि मोहन पहले से ही वहां गंभीर मुद्रा में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। नंदिनी, यह तुमने कैसी हालत बना रखी है? तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। और माँ तुमसे हर वक्त ऐसे क्यों बात करती हैं? क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं गरीब हूँ। बस इसी वजह से माँ जी और काव्या दीदी हर वक्त मुझे ताने मारती रहती हैं। अच्छा, तो मैं कल ही माँ से इस बारे में बात करूंगा। नहीं, नहीं, इससे बात और बिगड़ सकती है। इन्हीं बातों में उलझे हुए दोनों धीरे धीरे सो जाते हैं और सुबह होते ही अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। कमला देवी अचानक बाथरूम में फिसलकर गिर जाती हैं। जमीन पर गिरते ही दर्द से कराह उठती हैं और कांपती आवाज में चीखती हैं। अरे कोई है क्या? कोई है, बचाओ। तभी शोर सुनते ही नंदिनी और मोहन घबराए हुए दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, आप कैसे गिर गईं? आप ठीक तो है ना? अरे क्या कहूँ, साबुन पर मेरा पैर फिसल गया। मोहन और नंदिनी किसी तरह कमला देवी को सहारा देकर उनके कमरे तक ले जाते हैं। कमला देवी को बिस्तर पर लिटाते ही मोहन फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर नंदिनी बिना एक पल गंवाए कमला देवी की सेवा में लग जाती है। कभी उनके पैर दबाती है तो कभी प्यार भरे स्वर में उनसे कुछ खाने पीने के लिए पूछती रहती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया? आप अचानक कैसे गिर गईं? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं तो डर ही गई थी। अरे बड़ी बहू, मैं बाथरूम में इतने दर्द में चिल्ला रही थी, तुम्हें मेरी चीख सुनाई नहीं दी? मेरा पैर फिसल गया था। काव्या, नंदिनी कब से मेरी सेवा में लगी हुई है। आज तुम उसकी थोड़ी मदद कर देना रसोई घर में। और हाँ, जरा मेरे पैरों में दवा भी लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? सारे काम नंदिनी ही कर लेगी और आपको तो पता ही है, मुझसे ये सब नहीं होता। माँ जी, मुझे अब देर हो रही है और हाँ, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ।
10-15 दिनों बाद ही लौटूंगी। इतना कहकर काव्या बेरुखी से वहां से चली जाती है। कमला देवी मन ही मन सोचने लगती हैं, जिसे वह अब तक अपना समझती थीं, वही आज बिल्कुल पराई निकल आई। काव्या के इस व्यवहार ने उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचा दी और कमला देवी अंदर ही अंदर बहुत टूट जाती हैं। तभी मोहन कमरे में आता है और गंभीर आवाज में कहता है, देखा माँ, जिसे आप हर वक्त ताने सुनाती थीं, वही आज दिन रात आपकी सेवा में लगी हुई है। और जिसे आप अपना समझती थीं, वह तो अपना घर चली गई ताकि उसे कोई काम न करना पड़े। माँ, पैसों से घर में सामान तो भरा जा सकता है, लेकिन दिल में दूसरों के लिए सम्मान और प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मुझे उम्मीद है माँ, अब आप नंदिनी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगी। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और इस तरह कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वह नंदिनी को बहू नहीं, बल्कि बेटी की तरह प्यार और सम्मान के साथ रखने लगती है। इसीलिए दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, पैसों से नहीं।